साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका पार्ट ए देखे थे। आज हम इस वीडियो में पार्ट बी देखने वाले हैं। यह प्री डीएलएड सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का प्री डीएलएड 2018-19 का सॉल्व्ड पेपर है। साथियों निश्चित रूप से इस वीडियो में हम विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान को देखने वाले हैं। जो सब्जेक्टियल रहता है ये ऑप्शनल रहता है। जो विज्ञान लेके पढ़े रहते हैं साइंस वाले उसको इससे हल करना रहता है, और इसके बाद जो गणित का रहेगा गणित वाले स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, और जो सामाजिक विज्ञान का पार्ट रहेगा उसे सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। तो निश्चित रूप से साथियों अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट बी का पहला सेक्शन है विज्ञान, उसको देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है क्वार्टज, ऑप्शन बी है सिलिका, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है निकल। साथियों कौन सा पदार्थ स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो है ग्रेफाइट होगा। याद रखिएगा। पेंसिल के नोक भी ग्रेफाइट का ही बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यह चिकनी सतह या फिसलन की प्रकृति होने के कारण इसे जो है स्नेहक पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ग्रेफाइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे एक कुएं के अंदर प्रवेश करते जाते हैं हमारा भार, याद रखिएगा साथियों, चूंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, हम कुएं में प्रवेश करते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण हमारा जो भार होता है थोड़ा थोड़ा घटते जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा किए जाने वाले परागण क्रिया को खालिस्तान कहते हैं। साथियों याद रखिएगा, पक्षियों द्वारा किए जाने वाले परागण की क्रिया को ऑर्निथोफिली कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर का, वृक्क का सबसे छोटा कारिक एवं संरचनात्मक इकाई है। निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर नेफ्रॉन होगा। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा नेफ्रॉन, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन, नाइट्रोजन का वह ऑक्साइड जो चिकित्सा के क्षेत्र में बेहोशी करने हेतु उपयोग किया जाता है। साथियों याद रखिएगा, यह जो इसका आंसर होगा बेहोशी के लिए उपयोग किए जाने वाला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसका फार्मूला होता है N2O। इसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं इसी को, इसलिए विशेष तौर पर याद रखिएगा, इसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर का, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। रिक्टर स्केल से भूकंप जो है मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक एक ऐसी वनस्पति है जिसमें खाली स्थान नहीं होता। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कवक एक ऐसी वनस्पति है जिसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि का कारक गैस है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन परऑक्साइड। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ने का कारण है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा, प्रकीर्णन जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है इसका आंसर होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह प्राणी जो ध्वनि को अपने आँख के रूप में उपयोग करता है। याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी है, चमगादड़ इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है। पूछा जा रहा है किसे प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा रक्त को प्रभावित करता है। साथियों थैलेसीमिया जो है एक प्रकार का एनीमिया के कारण बन सकता है। एनीमिया के कारण होने वाला रोग है, जो आनुवांशिक रोग है। याद रखिएगा, जो रक्त को सीधे रूप से प्रभावित करता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार चालक के सुरक्षा हेतु बने एयर बैग में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम एजाइड, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सोडियम परऑक्साइड। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा सोडियम एजाइड है, जिसका फार्मूला होता है NaN3। इसका जो है फार्मूला होता है सोडियम एजाइड जो है कार चालक की सुरक्षा हेतु एयरबैग में पदार्थ के रूप में रखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ताप को मापने वाला उपकरण है। याद रखिएगा अत्यधिक ताप को मापने वाला उपकरण जो है पायरोमीटर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीड़े के कौन से किससे प्राप्त करते हैं? अंडे से, प्यूपा से, लार्वा से, तितली से। याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्यूपा से प्राप्त करते हैं। इसका जो चरण होता है अंडे से लार्वा प्राप्त होता है, लार्वा से हमें फिर प्यूपा प्राप्त होता है। प्यूपा जो है देखा जाए रेशम प्राप्त करने के लिए उपयोगी है ये वाला भाग, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत नहीं है? यकृत का कौन सा कार्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए है रक्त शर्करा नियंत्रण, ये तो है रक्त का भंडारण जो है देखा जाए तो ये भी इसका कार्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें आ जाएगा रक्त का विष विहीनीकरण, तो ये भी है, और नहीं है तो प्रजनन। याद रखिएगा यकृत के कार्य में नहीं है तो यह जो है प्रजनन आएगा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे रात में देखी जाने वाले उपकरणों में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी है माइक्रो तरंगे, ऑप्शन सी है अवरक्त तरंगे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है अवरक्त तरंगे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? साथियों कभी कभी इसको बृहस्पति भी लिया गया है, कभी कभी इसको शनि, क्योंकि कभी बृहस्पति के नया नया खोज जारी रहता है तो कभी ये संख्या में बढ़ जाते हैं, कभी ये। अभी फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो 145 उपग्रह के साथ शनि जो है टॉप में है, इसके 145 उपग्रह हो चुके हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए शनि जो है, क्योंकि इसके पास अभी फिलहाल 145 उपग्रह है और लगभग बृहस्पति के बाद के पास 95 सैटेलाइट हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है? साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अवतल लेंस। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष जो है इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो दूर जो है 3 अक्षर का है, तो दूर को दूर करने के लिए उत्तल लेंस 3 अक्षर का, उत्तल लेंस जो है 3 अक्षर का, दूर जो है 2 अक्षर और उसे दूर करने के लिए 3 अक्षर का, वही निकट जो है 3 अक्षर का है, उसे दूर करने के लिए 4 अक्षर वाला अवतल लेंस का उपयोग होता है। ये एक ट्रिक है आपके याद रखने के लिए, क्योंकि दूर दृष्टि दोष दूर करने और निकट दृष्टि दोष दूर करने वाला लेंस के अधिकतर पूछा जाता है और कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, इसलिए याद रखिएगा अभी इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, पानी की अशुद्धियों से पानी का हिमांक जो है ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है त्वरित हो जाता है, ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं हो पड़ता। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा घट जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता? तो मच्छरों से फैलने वाले रोग जो है डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, और नहीं फैलता तो बोला जा रहा है साथियों ऑप्शन डी है गलघोटू जो है मच्छर से फैलने वाला बीमारी नहीं है, याद रखिएगा। इस प्रकार इसमें हो गया विज्ञान वाले स्टूडेंट के लिए यह जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब हम पार्ट बी में देखेंगे गणित वाले स्टूडेंट के लिए, इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाए हैं साथियों, जितना बन पाया है तो निश्चित रूप से देखिएगा, कुछ समझाऊंगा भी। तो गणित में पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a बराबर 3 - 2√2 एवं b इक्वल 3 + 2√2 हो तो a 1/a + 1/b का मान होगा। साथियों इसे सॉल्व इस रूप में कर सकते हैं, इस रूप में आपको दिख रहा है, जब हम इसमें जमाएंगे तो हमें ये मिलेगा और इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, याद रखिएगा
यह चला जाएगा, एक के साथ गुणा होगा तो 3 + 2√2 और बीच में प्लस है, फिर इसका गुणा हम कर देंगे इस 1 से तो वही प्राप्त होगा 3 - 2√2 और हर में हर का गुणा करेंगे तो याद रखिएगा यह हर में हर का गुणा a - b a + b के सूत्र में जम जाएगा तो यह 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो याद रखिएगा -2√2 और +2√2 ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर में बच जाएगा 3 + 3 6। यहाँ पर देख सकते हैं 3 + 3 6 और नीचे देखा जाए तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा और √2 का स्क्वायर साथियों याद रखिएगा सिर्फ 2 ही होता है, अर्थात ये बन जाएगा हमारा 6/9 - 8। देख सकते हैं 4 दूना 8 होता है तो, और यह बच जाएगा 6/1 अर्थात 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 0.235 बार का मान होगा। बार लगा है साथियों, बार वाला क्वेश्चन जो है इस प्रकार सॉल्व किया जाता है, जितने संख्या में बार लगाया जाता है उसके बदले लिखा जाता है 9। तो इसमें 2 संख्या में बार लगा है तो 2 संख्या में नीचे में लिख देंगे 9 9 और एक संख्या में नहीं लगा है इसलिए उसके बदले लिख देंगे 0 और ऊपर का संख्या जो पॉइंट को हटाकर लिख देंगे 235 अर्थात 235 और 2 जिसमें नहीं लगा है उसे घटा देंगे तो हमें मिलेगा 233/990। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25x² + y² में क्या जोड़े कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। साथियों यह सूत्र में जमा हुआ है x² + y² + 2xy का, जिसमें अगर हम जमाएं तो 25 को हम लिख सकते हैं 25x² को 5x², याद रखिएगा इसे सॉल्व करेंगे तो यही प्राप्त होगा, और y² को y² के रूप में और 2xy के रूप में हम लिखेंगे, इसको बांटेंगे तो हमें मिलेगा x के रूप में 5x और y के रूप में y। तो देखा जाए साथियों तो ये वाला पार्ट यहाँ पर पहले से दिया हुआ है और जो तीसरा पार्ट है वो हमें ढूंढना है। तो ये जो दिख रहा है 25xy को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10xy मिलेगा, अर्थात यही ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। यदि x + y = 3 तथा xy = 2 हो तो x³ + y³ का मान अर्थात x की घात 3 धन y की घात 3 का मान पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को मालूम होगा कि x³ + y³ बराबर होता है, ये फार्मूला है गणित में, निश्चित से गणित वाले इसे जान गए होंगे। तो ये बीजगणित का फार्मूला है जो x + y का क्यूब - 3xy और ब्रैकेट में x + y होता है, जिसमें यदि मान रखें x + y का मान दिया है 3 तो यहाँ पर रख देंगे हम, इसमें 3 रख देंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो फार्मूला में माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर xy का मान देख सकते हैं, xy का मान 2 है और यहाँ पर x + y का मान 3 है, तो उसी को जमा दिए हैं। फिर 3 का क्यूब 3 की घात 3 है अर्थात उसे सॉल्व करेंगे तो 27 आएगा। 3 × 9 9 × 27 और 3 दूनी 6 6 × 18 ये हमें प्राप्त होगा और 27 में 18 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। चलिए ये थोड़ा लंबा सॉल्व हुआ है, इसे सॉल्व करके मैं इसमें बता दिया हूँ साथियों, इसे समझा भी देता हूँ और मैं टेलीग्राम में इसका PDF भी डाल दूँगा। तो साथियों देखिएगा इसमें sin θ + cos θ बराबर a दिया है और वही sec θ + cosec θ बराबर b दिया है। तो b ब्रैकेट में a का स्क्वायर -1 का मान रखना है। साथियों हम इसमें डायरेक्ट हम इसमें मान रखने वाले हैं इसमें। तो देखिए b ब्रैकेट में a का स्क्वायर -1, तो b का मान जो है देखा जाए तो sec θ + cosec θ है तो हमने उसके जगह रख दिया। फिर a का स्क्वायर, a के स्क्वायर के जगह में क्या रखना है, a के जगह में sin θ + cos θ, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का ये हो गया। फिर -1 है यहाँ पास, -1 तो -1 यहाँ पास। अब मान रखने के बाद हम क्या करेंगे, जब a + b के होल स्क्वायर में इसे जो है देखा जाए जमाएंगे तो हमें sin² θ + cos² θ + 2 sin θ cos θ मिलेगा और यहाँ पर -1 ऑलरेडी है। तो sin² θ + cos² θ का मान आप सभी को मालूम होगा, sin² θ + cos² θ का मान होता है
बराबर 1। तो इसके जगह में हम लिख देंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 पहले से मौजूद है, ये हो जाएगा कैंसल आउट और बचेगा यहाँ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और इसे हम बारी बारी उतारते गए हैं। अब हम इस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा को अंदर में गुणा करेंगे। तो याद रखिएगा देखा जाए तो यहाँ पर साथियों यहाँ पास हम इसका मल्टीप्लाई सेक थीटा से करेंगे और सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो cos थीटा इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा और कॉसेक थीटा के साथ गुणा करेंगे जिसे हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें का जो है साइन थीटा वाला कट जाएगा, अर्थात यहाँ से 2 sin थीटा बचेगा, यहाँ से 2 cos थीटा बचेगा। दोनों में से 2 को बाहर कर देंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अर्थात देखा जाए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जो है ए है, अर्थात 2 बाहर में है तो ए हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक बहुभुज में n भुजाएं हो तो उसके सभी अंतःकोणों का योग होगा। याद रखिएगा साथियों, यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं दिया है और अंतःकोण ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला है साथियों, इसका फार्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, अर्थात 180 को हम पाई भी बोलते हैं, पाई रेडियन के रूप में जब चेंज करना होता है तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदर्शित चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिससे AB समांतर DC एवं AB बराबर CD का जो है दुगना है। AB जो है तो ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों ये ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसे शॉर्ट में सॉल्व किया है। जब इसे हम जो है देखा जाए तो ज्यामिति गणित में प्रमेयों के द्वारा सिद्ध करते हैं तो इसमें जो यहाँ पर ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल दोनों जो है समरूप होंगे तो समरूप दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो दोनों COD का भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो H1 यहाँ पर एक का ऊंचाई, H2 एक दूसरे का ऊंचाई। तो यहाँ पर H1 और H2 दोनों को देखा जाए तो इसका ऊंचाई AB ही होगा, इसका ऊंचाई CD ही होगा, H1 और H2 का। तो यहाँ पर AB/CD और H1 और H2 के जगह में भी AB/CD होगा, अर्थात हमें AB का स्क्वायर/CD का स्क्वायर मिलेगा, जो कि AB का मान साथियों हम CD के जगह में आप जानते हैं कि यहाँ पर AB जो है CD का दुगना है, तो यहाँ पर AB के जगह में 2 रख देंगे और नीचे CD 1, तो यह 2/1 का वर्ग करेंगे तो हमें 4/1 प्राप्त होगा, अर्थात इसका जो अनुपात होगा 4:1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। एक सीढ़ी की लंबाई उस दीवार की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर इस दीवार को बताए भी हैं, अर्थात यहाँ पास तो यह जो है इस सीढ़ी के ऊंचाई के बराबर है, इसलिए हम दोनों को H माने हैं, जिसके विरुद्ध वह खड़ी की गई है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा एक 3 मीटर ऊंचे स्टूल पर टिकाया गया है, अर्थात यहाँ पर स्टूल दिखाया गया है 3 मीटर का साथियों, और सीढ़ी का ऊपरी सिरा जो है तथा स्टूल दीवार से 9 मीटर की दूरी पर हो, तो हमने 9 मीटर की दूरी पर यहाँ पर दिखाए भी हैं। सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के ठीक शीर्ष से हो तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साथियों इस रूप में हम डायग्राम बताए हैं, यह सीढ़ी की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई और सीढ़ी की ऊंचाई। और यहाँ पर देखा जाए चूंकि ये पूरा दीवार की ऊंचाई है जिससे स्टूल पर टिकाया गया है, इसलिए अगर हम यहाँ पास सिर्फ जो देखा जाए तो H-3 के रूप में इसे दर्शा सकते हैं। यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा लंबाई जो है H है, तो हम सिर्फ इतने का जानना है, जबकि इधर स्टूल की ऊंचाई है, तो इतने के जानने के लिए पूरे ऊंचाई H में हम 3 को घटा देंगे तो हमें यहाँ पर लंब मिल जाएगा। और कर्ण तो यहाँ पर H है हाइपोटेनियस, और आधार जो है इसका देखा जाए तो 9 मीटर है। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे साथियों, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो हमें ये मिलेगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों H का स्क्वायर -3 9, और इसमें जो है सॉल्व करेंगे तो 2 2 3 6 H मिलेगा, जो कि यहाँ पर ये +9 में रहेगा और यहाँ 9 9 81, जिसे सॉल्व करने पर साथियों निश्चित रूप से H का स्क्वायर और H का स्क्वायर कट जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 81 जो है साथियों हम 81 और 9 को जोड़ देंगे तो हमें 90 मिलेगा, और इधर बच जाएगा
6h और 6 को जब कटाएंगे तो 15 छक्के 90 होता है। इस प्रकार h हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार टेंट जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर हो तथा उसकी ऊंचाई 24 मीटर हो बनाया जाता है तो 2.5 मीटर चौड़ाई का कपड़ा कितना हो ताकि टेंट बन जाए। साथियों आप सभी को मालूम है शंक्वाकार इस प्रकार शंकु होता है जिसमें पूछा जा रहा है इसकी जो त्रिज्या है 7 मीटर है बताया जा रहा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 24 मीटर का, और इसे बोला जाता है साथियों तिर्यक ऊंचाई, जिसे एल से दर्शाया जाता है। तो इसमें जो है तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले हमें मालूम करना है। इस सूत्र से तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है h² + r², जिसमें मान रखेंगे ऊंचाई और त्रिज्या का, तो हमें 625 और 625 का वर्गमूल 25, अर्थात हमें एल का जो मान मिलेगा 25। फिर हम जो है इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ हमें 550 मिलेगा। 550 अब हम साथियों जो वक्र पृष्ठ है देखा जाए इसमें 550 वक्र पृष्ठ आया है। अब हमें ज्ञात करना है 2.5 मीटर चौड़ाई का कपड़ा कितना हो ताकि टेंट बन जाए। तो हमें जो देखा जाए तो यह टोटल उसका क्षेत्रफल है उस शंकु का, और हमें जो है देखा जाए तो चौड़ाई प्राप्त है। चौड़ाई 2.5 है और लंबाई हमें प्राप्त करना है। तो जानते हैं ना क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम एल बराबर जानेंगे तो 550 यहाँ पर बताया गया 550 बटे जो है 2.5 को भाग दे देंगे। तो हम अगर दशमलव बाहर करेंगे तो 1 जीरो और ऊपर लगा देंगे और कटाएंगे तो हमें 220 मिलेगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम मान log 7 और ये √7 डॉट इन्फिनेटिव तक है, अनंत तक है। तो याद रखिएगा साथियों सिंपल ट्रिक है। इसका जो आंसर होता है अगर इस प्रकार का आपको दिखाई देता है रूट में प्लस इंटू के रूप में रहे, प्लस के रूप में नहीं साथियों, और इस प्रकार ये इन्फिनिटी तक जाए तो इसका जो सॉल्व करने पर इसका आंसर होता है 7। और यहाँ पर log 7 पहले से है तो 7 और log 7 चूँकि आप सभी जानते होंगे देखा जाए तो log 10 का मान होता है साथियों log 10 का मान होता है 1, इस log 7 का मान भी 1 ही होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि P/Q बराबर 7 हो तो P+Q/P-Q का मान होगा। साथियों याद रखिएगा इसमें जो देखा जाए तो हम P+Q को P/Q+1 के रूप में लिख सकते हैं निश्चित रूप से, और P-Q को P/Q-1 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जब हम इसमें माइनस रखें तो P/Q का मान होता है 7 और धन ये 1 हो जाएगा। वही बटे में भी 7 - 1 अर्थात 8/6, जिसे कटाएंगे 2 चौक 8 2 तिया 6 तो 4/3 मिलेगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए ये इस क्वेश्चन देखते हैं, एक टंकी को 2 टैप क्रमशः 15 मिनट एवं 12 मिनट में भर सकते हैं और एक तीसरा टैप टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों टैप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में भर जाएंगे। तो एक जो 15 मिनट में भरने वाला टैप जो है नल है, देखा जाए 12 मिनट में भरने वाला है, और एक 20 मिनट में उसे खाली कर देता है। तो तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 60 मिलेगा, और इसे हम भाग देंगे तो 15 चौक 60, तो ये वाला के लिए 4 हो जाएगा, 12 पंचे 60 5 आ जाएगा, और 20 तिया जो है 60 होता है। चूंकि यहाँ पर हम इसे माइनस लिखे हैं, क्यों माइनस लिखे हैं, क्योंकि यह जो है खाली करने का काम कर रहे हैं। यदि हम 4 5 और 3 को जोड़ें तो साथियों हमें मिलेगा 4 और 5 को जोड़ेंगे फिर 3 को घटाएंगे तो 9 में 3 घटाने पर हमें 6 मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए टोटल कितने हैं 60 हैं, तो 60 में 6 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10, अर्थात तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो 10 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, रामू श्यामू एवं दाऊ एक साथ एक काम को पूरा करने में 550 रुपये में ठेका लिए। रामू और श्यामू का काम 7/11 भाग ही कर पाए तथा तब दाऊ को कितना रुपया मिलेगा। साथियों 550 का यहाँ पर देखा जाए 7/11 भाग, जो कि हम देखें रामू और श्यामू का कार्य, तो उससे उनके लिए मजदूरी होता है 350, जबकि इसमें जो है दाऊ का पूछा जा रहा है। तो हम टोटल में 550 में 350 घटाएंगे तो हमें 200 प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
एक किसान ने 2 साहूकारों से कुल 24,000 रुपये उधार लिए। पहले कर्ज पर उसने 15% की दर से, दूसरे कर्ज पर 18% वार्षिक दर पर ब्याज अदा किए। 1 वर्ष के अंत में उसने 4,050 रुपया ब्याज वापस किया। उसने दूसरे साहूकार से कितने रुपए उधार लिए? तो साथियों, हमने पहला जो मतलब साहूकार से लिए उसे x मान लिए, जिस पर 15% लगाए तो 15 लिख दिए हैं यहाँ पास, और 1 वर्ष के लिए है तो 1 वर्ष, जिसमें जो है देखा जाए तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 में जमाए हैं। और वही दूसरा साहूकार से प्राप्त की राशि, लेने की राशि देखेंगे तो 24,000 कुल है, तो उसमें x को घटा देंगे तो दूसरे साहूकार का राशि मिल जाएगा, और ये 18% में लिया गया है 1 वर्ष के लिए। तो हम इस प्रकार से दोनों को जोड़ते हुए दिखा देंगे। अब हम आगे हल करेंगे साथियों, चूंकि दोनों का हर समान है तो एक बार लिखेंगे या 100 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो हमें इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 4,05,000 रुपये, और हमें ऊपर का मिल जाएगा 15x, और यहाँ 24,000 माइनस x गुणा 18, यहाँ ऊपर का ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पर 24,000 माइनस x का 18 में अंदर गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा, और इधर हमें 4,05,000 पहले से हैं। अब हम जो है 18 में 15 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा साथियों -3x, और -3x को दूसरे ओर ले जाएंगे तो हमें +3x मिलेगा। और हम 4,05,000 को 4,32,000 की ओर लाएंगे तो हमें इस प्रकार माइनस करके 27,000 मिलेगा, और x का मान जानेंगे तो हमें 9,000 मिलेगा। अर्थात ये हमारा पहले साहूकार से लिया गया अमाउंट है। अब हम दूसरे के लिए जानेंगे तो 24,000 में हम घटा देंगे, याद रखिएगा 9,000 को, तो हमें दूसरे साहूकार से लिया गया अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो उसका लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसको निश्चित रूप से ज़्यादा बेसिक में ना जाते हुए लंबा चौड़ा बनेगा, मैं इसको एक ट्रिक बता देता हूँ। हमने जब विक्रय मूल्य को दुगना की बात करें तो हम मान लेते हैं CP अर्थात क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, तो SP को हम कर देते हैं दुगना, क्योंकि दुगना की बात हो रही है, विक्रय मूल्य को दुगना। तब जो है प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें मिलेगा जो है SP माइनस CP करेंगे तो 200 में 100 घटाएंगे तो हमें साथियों प्रॉफिट जो है 100 मिलेगा। और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे CP। तो लाभ भी 100 है, और यहाँ पर 100 सूत्र में है, और CP भी 100 है, अर्थात कटाएंगे तो हमें 100% मिलेगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक जो है 693 हो और पहली संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या होगी। इसका फार्मूला है साथियों, आप सभी जानते होंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। तो इसमें हम जमा देंगे तो पहला नंबर दिया है 77, दूसरा नहीं दिया है, और एलसीएम दिया है, लघुत्तम दिया है 693 और एचसीएफ दिया है 11। जब n2 जानेंगे तो 77 इधर भेज देंगे तो, और इसे 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 कटा देंगे, और इसे 7 से कटाएंगे तो 7 नियत 63, और 6 बच जाएगा फिर 7 नियत 63, अर्थात दूसरी जो संख्या प्राप्त होगी वो 99 ही होगी। आगे बढ़ते हैं। एक कॉटन में 100 कमीजें हैं, जिनमें 88 कमीज अच्छी, 8 कमीज कुछ खराब वाली तथा 4 कमीजों में अधिक खराबी पाई गई। एक व्यापारी जिम्मी केवल अच्छी कमीजों को स्वीकारने की बात करता है तथा दूसरी व्यापारी सुजाता केवल अधिक खराबी वाली कमीजों को अस्वीकार करने की बात करती है। कॉटन से एक कमीज यादृच्छिक विधि से निकाली जाती है तो सुजाता द्वारा कमीज को स्वीकारने की संभावना कितनी होगी? यहाँ पर अधिक खराबी वाले जो 4 कमीज हैं उसे जो है अस्वीकार करने की बात हो रही है। तो साथियों निश्चित रूप से यहाँ पर 4 कमीज अस्वीकार करने की बात हो रही है, तो हम अच्छी कमीज में से हम 4 निकाल देंगे तो हमें प्राप्त होगा 96, और टोटल जो कमीज है वह जो है 100 है। तो यादृच्छिक निकालने की बात हो रही है, यह प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें 96/100 की बात करेंगे तो हमें पॉइंट में मिलेगा 96, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित आंकड़ा बढ़ते क्रम में सजाया गया है, यदि इनकी मध्यिका 63 हो तो दिए हुए आंकड़ों 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84, 95 में x का मान होगा। साथियों यहाँ पास
मध्यगम अर्थात मध्य की बात होती है तो यहाँ पर यह सम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो संख्या है वो सम संख्या में है, तो 10 में जो है मध्य की बात होगी तो वह पाँचवा और छठवें की बात होगी। तो पाँचवा और छठवें को लेंगे तो पाँचवा जो संख्या है वो x है और छठवा जो है x + 2 है। दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 संख्या है और इसकी मध्यिका दिया है 63, तो बराबर 63 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 को ट्रांसफ़र करेंगे 63 तरफ तो 126 प्राप्त होगा और 2 को +2 को -2 के रूप में इधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 124 और x बराबर जानेंगे, x बराबर तो हम कटा देंगे तो 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। इस प्रकार हमें 62 प्राप्त होगा। आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्विधारी प्रणाली की संख्या पद्धति 10-10 में दार्शनिक प्रणाली की किस संख्या को प्रदर्शित करता है। साथियों इसका एक सूत्र है जिसे आप भी कर सकते हैं। इसमें जो दिया है 10-10, इसे सॉल्व करने के लिए साथियों ये 4 संख्या है, अर्थात जो है हम 0 से द्विधारी पद्धति है तो हम दार्शनिक प्रणाली में चेंज करने के लिए इसका एक फार्मूला है। 2 की घात से शुरू करते हैं 0 से, तो लास्ट संख्या इसका कितना है 0, तो उसके साथ फिर 2 की घात 0 का गुणा करते हैं, फिर प्लस रखते हैं, फिर 2 की घात 1, ये 0 के बाद 1 आता है जिसमें दूसरी संख्या है 1, इसके साथ गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर वही 1 के बाद 2 की घात 2 में पहुंचता है, इसे भी 0 के साथ गुणा करते हैं क्योंकि तीसरी संख्या 0 है, फिर प्लस करते हैं, फिर चौथी संख्या 1 है जिसे हम 2 की घात 3 के साथ गुणा करते हैं। अर्थात इसका जो आंसर होगा इसका 8 होगा और ये तो 0 के साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा, फिर 2 की घात 1 2 ही मिलेगा और इसका भी 0 हो जाएगा, अर्थात 8 2 10, अर्थात इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इस प्रकार साथियों ये रही गणित का प्रश्न। अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न, जो कि सामाजिक विज्ञान वाले आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद के ऊपर है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 61 पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। यदि संविधान किसी प्रकार के संविधान के रूल का पालन नहीं होता है या संविधान को तोड़ा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसे अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बेसिन की संधि पर अंग्रेजों के साथ किसने हस्ताक्षर किए। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पेशवा, जिसे बाजीराव पेशवा द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया। तो किसके द्वारा कराया साथियों, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया। वह वायसराय जिसकी भारत में हत्या हुई थी। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों लॉर्ड मायो। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह लॉर्ड मायो इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। याद रखिएगा गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जनरल डायल जो है इसका आंसर होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। तो वह है झारखंड है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी है, 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को 1976 में, सन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 129वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेवा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की, पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु पूछा गया है साथियों। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, 30 वर्ष होती है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ जो है इसका आंसर होगा साथियों, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है।
तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है ऑप्शन ए सतलज नदी पर स्थित है, जो निश्चित रूप से भागड़ा नागल जो बांध बनने के कारण इस जलाशय का निर्माण हुआ है साथियों, याद रखिएगा। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, हसदेव नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल की शपथ ली थी? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, दिनेश नंदन सहाय जी हैं। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से किस जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, गोंड है। छत्तीसगढ़ के किस शहर का दशहरा प्रसिद्ध है? तो निश्चित रूप से बस्तर का दशहरा प्रसिद्ध है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, शिव दुर्ग था, याद रखिएगा साथियों। दुर्ग शहर का नाम जो है प्राचीन नाम शिव दुर्ग था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित प्रथम न्यूज़पेपर का नाम? तो निश्चित रूप से इसे जो है और भी पूछा जा चुका है साथियों 2020-21 के पेपर में। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़ मित्र है। इस प्रकार साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का। निम्नलिखित में से कौन से नवनिर्मित जिले छत्तीसगढ़ के हैं? तो उस समय के हिसाब से साथियों, क्योंकि यह जो है 2018-19 का पेपर है, तो उस समय के हिसाब से यह ऑप्शन बी होगा, बीजापुर और नारायणपुर। इस प्रकार साथियों हमने 2018-19 का यह सब्जेक्टियल जो सॉल्व्ड पेपर रहा उसे भी सॉल्व किए। निश्चित रूप से पसंद आया होगा, अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।